नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अप्रैल के शुरुआत में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो सुकमा संभाग है, यहाँ एक माओइस्ट अटैक हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के जवानों की मृत्यु हो गई इस अटैक में। तो ये अटैक किसके द्वारा किया गया था? ये एक आतंकवादी संगठन है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यूनिट। ये कहाँ एक्टिव है? सुकमा बीजापुर के बॉर्डर एरिया में। सुकमा एक डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। इनके बॉर्डर में तर्राम एरिया है। तो इस एरिया में ये संगठन इस वक्त बहुत एक्टिव है और ये इसका गठन 2000 में हुआ था, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का। और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ में जो साउथ छत्तीसगढ़ वाला एरिया ये नक्सलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर बस्तर फिर दंतेवाड़ा के एरिया में बहुत ज़्यादा नक्सली घटनाएं होती रहती है। और खासकर सुकमा सुकमा में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही गंभीर और जघन्य आतंकवादी और नक्सलवादी घटनाएं हुई है। तो जानते कुछ पुरानी घटनाओं को। इससे पहले हम देख लेते कि ये सुकमा, ये देखिए छत्तीसगढ़ है। फिर छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ हमें मिलेगा ये सुकमा, जिसकी बाउंड्री टच होती है उड़ीसा के साथ। तो 2017 के मार्च में 12 सीआरपीएफ जवान की हत्या कर दी गई थी। फिर 2018 में अक्टूबर में 4 सीआरपीएफ जवान जो कि बीजापुर जिले में। 2020 के मार्च में 17 मेंबर्स जो कि पुलिस पेट्रोल के थे। मई 9 2020 में एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको भी इनकाउंटर के दौरान वे घायल हो गए, फिर उनकी मृत्यु हो गई। और फिर आ, हाल ही में मार्च 23 में 5 डीआरजी पर्सनल थे छत्तीसगढ़ पुलिस के। इनको एक बॉम्ब अटैक हुआ गया नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब जानते हैं ये सुकमा जिले के बारे में। तो जैसा हमने देखा ये साउथ में लोकेटेड है और इसे दंतेवाड़ा से अलग किया गया था 2012 में। फिर अगर हम इसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट को देखें तो एक ऐसे ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और यहाँ पर जो मेनली गोंड आदिवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। फिर यहाँ एक प्रमुख रिवर फ्लो करती है जो कि सबरी नदी है और ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। फिर इस सुकमा जिले में पिछले कुछ दशकों से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक गढ़ बन गया ये सुकमा जिला। यहाँ की जो यहाँ की जो जोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल कंडीशंस है, वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। कहीं आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया दिखने मिलेगा, फिर नदियाँ मिलेगी आपको, फिर कहीं घने जंगल मिलेंगे और फिर कहीं प्लेन एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जोग्राफिकल रीजन्स है। फिर जो लोकेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा भूल भुलैया होती है यहाँ। तो ये इन नक्सली या फिर असामाजिक तत्वों के लिए छुपने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह होती है इनके लिए। अब भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में देखा जाए तो इसे बोला जाता है माओइस्ट। दुनिया भर में इसे माओइस्ट बोला जाता है, हालांकि भारत में इसे नक्सलिज्म बोला जाता है। तो ये जो वर्ड है नक्सलिज्म, इसका इसकी इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव से हुई। जो नक्सलबारी गांव में 1960
1947 के दौरान एक विद्रोह हुआ था, जिसमें एक लोकल लैंडलॉर्ड थे, उनके खिलाफ कुछ किसानों ने उनके विद्रोह में वे उठ खड़े हुए। फिर ये आगे चल के एक तरीके से अहिंसा का रूप ले लिया, सॉरी हिंसा का रूप ले लिया, और फिर ये नक्सलिज्म यहाँ से फैलने लगा। फिर ये जो मूवमेंट है आगे चल के भारत का जो ईस्टर्न इलाका है, जिसमें आ सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, ये बहुत ही ज़्यादा इन राज्यों में फैला। फिर इसके अलावा देख सकते हैं अपन झारखंड में और महाराष्ट्र में भी नक्सलिज्म की समस्याएं है। और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? वेस्ट बंगाल। तो अ, वेस्ट बंगाल के ये वेस्ट बंगाल है। फिर इसके बाद झारखंड में भी नक्सलवाद की समस्या है, उड़ीसा में भी है, या आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी थोड़ी है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी इसकी समस्याएं है, और बिहार में भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है हमें नक्सलवाद का। फिर ये जो नक्सलियों को उम, उनके उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो सिद्धांत है, वो एक तरीके से जो चाइना में एक लीडर हुए थे, माओ माओ जेडोंग। तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है नक्सलिज्म। तो जैसे कि देख सकते हैं कम्युनिस्ट का एक फॉर्म है, और इसे यूनसेंग माओ सेतुंग ने इसको विकसित किया था। तो ये इसका ये मानना है कि जो सरकारें है, देश की सरकार है, उसे हमें कैप्चर करना चाहिए हथियारों से, हिंसा से, और लोगों को एकजुट करके, एक बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट करके, सभी को हथियार सभी के हाथ में हथियार थमा के, फिर सभी को संगठित करके, उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के जो देश की सरकार है उसे हमें गिराना चाहिए। और फिर वहाँ हमें क्या लाना चाहिए? कम्युनिज्म लाना चाहिए। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका ये मानना है कि जो देश की में जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो देश के लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। मतलब कि देश की जो भी संसाधन है उसमें हर लोग गो का वो इक्वल उसमें हक होगा। अब जानते हैं क्या कारण है लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म के। तो कुछ अ, हम देख सकते हैं कि ये जो आदिवासी इलाके, जंगल के एरिया है, यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसका ये कारण है कि आदिवासी लोगों में, नागरिकों में खुद भी उनमें नाराजगी है, क्योंकि अ, फिर 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, जिसने जिसने अ, आदिवासियों के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे। ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। फिर जो आदिवासी जो आबादी है वो इससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुई इस एक्ट से, और उन्होंने ये अपने आप को संगठित किया, और फिर उनके संगठन का इलाका का फ़ायदा उठाया कुछ नक्सलवादी संगठनों ने। उस वक्त ट्राइबल्स लोगों में ये भी एक नाराज़गी थी कि उनके जो एरिया, वो जंगली इलाके, मतलब जहाँ वे रहते हैं, जंगल उनका घर रहता है, उनको हम वन बंधु बोलते हैं, क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल के का संरक्षण करते हैं। तो जब उनके
इनको घरों में माइनिंग की जाने लगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाने लगे, इंडस्ट्रीज बनाई बनाई जाने लगी जंगलों को काट के। और इन कारणों की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई। फिर ये ऐसे लोग जो रहते हैं वो बहुत आसानी से माओइस्ट, जो हमने सिद्धा आइडियोलॉजी देखी थी, ऐसे लोगों के से बहुत ज़्यादा जल्दी गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि ये आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा सीधे साधे रहते हैं। ये इनको लोग, बाहर के लोग जब बहकाते हैं थोड़ा बहुत कुछ बोल के, तो ये उनके बातों में आके आ जाते हैं। फिर माओइस्ट इन्हें हथियार देने लगा, एम्यूनेशंस देने लगे, और फिर इन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दी जाने लगी उनके द्वारा। फिर हम अगर आदिवासी जन इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामाजिक आर्थिक खाइयाँ नज़र आती है। और जो सरकारें हैं उनका वो नक्सली प्रभावित एरिया में उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ उन्होंने विकास कार्य किया है, लेकिन उन वो सरकार के लिए सक्सेस के ये मायने कि वहाँ पर कितने उन्होंने नक्सलवाद या फिर अ, असामाजिक गतिविधियों को उन्होंने कितना कम किया। फिर ऐसे इलाके में बहुत जो टेक्निकल इंटेलिजेंस रहती है उसकी जब बहुत ज़्यादा कमी रहती है। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं होती है, और बहुत से जो गांव है वो आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं रहते। ये भी कुछ समस्या है। फिर जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशंस रहता है वो भी वहाँ के लोगों की जो बेसिक डिमांड्स है वो उन्हें सप्लाई नहीं कर पाती, या फिर बहुत ज़्यादा करप्शन रहता है। तो इनके कारण ये वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि है कि आप हमारे ही जंगलों को पहले तो बर्बाद कर रहे, फिर हमें कुछ उसके बदले कुछ दे भी नहीं रहे हैं, और हमारा करप्शन हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये सब से उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। फिर नक्सलिज्म के बारे में एक कंफ्यूजन है सरकारों में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, क्योंकि भारत में जितने भी क्षेत्र है वहाँ नक्सलिज्म के बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज है, और सबके अपने अपने बहुत से अन्य अन्य संगठन है छोटे छोटे, और सबके अपने अपने कुछ डिमांड्स है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास एक कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। तो सरकार खुद, सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म फोर्सेस खुद कंफ्यूज रहती है कि आखिर नक्सलिज्म है क्या। कहीं पर उन्हें सामाजिक प्रॉब्लम के कारण लोग विद्रोह करते हैं, तो किसी जगह पे बाहरी ताकतें उन्हें सप्लाई करती है, और किसी एरिया में नक्सलिज्म और नक्सलवाद एक तरीके से सिक्योरिटी का खतरा होता है, तो किसी इलाके में वह किसी अन्य रूप में मौजूद होता है। फिर सरकारों ने क्या इनिशिएटिव लिए कि लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जाए। तो ग्रे हाउंड एक एलाइट एंटी नक्सल फोर्स गठित की गई थी 1989 में। दूसरा था ऑपरेशन ग्रे हंट, ये शुरू किया गया सन 2009-10 में। इसके तहत जितने भी नक्सल प्रभावित एरिया हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही अच्छे आबादी में डिप्लॉय किया गया, ताकि नक्सलिज्म को ख़त्म किया जा सके। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अंतर्गत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज़ में क्या किया गया, मोबाइल कनेक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए 2014 में मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल किया जाने की योजना बनाई गई। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया जिसे 2018 में लॉन्च किया गया।
इसका एक एम था कि उन इलाकों को बहुत ही अ, बहुत ही तीव्र गति से ट्रांसफॉर्म किया जाए और इन एरिया में ज़्यादा अधिक जोर दिया जाए इनके डेवलपमेंट पे। अब एक समाधान करके एक योजना चलाई गई। तो ये एक डॉक्ट्रिन है, एक आइडिया है। इसके ये कहना है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रॉब्लम का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इसके तहत जितनी भी सरकारी तंत्र है वह स्ट्रेटेजिक रूप से शॉर्ट टर्म पॉलिसीज से लेके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अलग अलग लेवल्स पे फॉर्मुलेट करे। तो समाधान का फुल फॉर्म है स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, फिर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, फिर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अब हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी एरिया से नक्सलिज्म की शुरुआत हुई और ये छत्तीसगढ़ में इस वक्त इसका जो साउथ छत्तीसगढ़ का एरिया है उसमें उस एरिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। फिर हमने देखा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसका प्रभाव है, उड़ीसा में इसके प्रभाव है और बिहार में भी इसके प्रभाव है और हमने महाराष्ट्र में भी देखा इसकी समस्या है। फिर केरला में भी इसकी कुछ समस्याएं हैं, कर्नाटक में भी मौजूद है ये और तमिलनाडु में भी। तो आगे क्या कार्य और किए जा सकते हैं? तो हालांकि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ वर्षों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हिंसक गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन हमें और भी ज़्यादा कंटिन्यूस निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि इन ग्रुप्स को जड़ से ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये तो इस वक्त देखिए अभी के टाइम में तो कम है, लेकिन भारत में अगर कोई बहुत ही बड़ी समस्या आती है, अगर बाहरी देशों से जब हमला होता है हो, अगर उस स्थिति आती है तो अचानक से जो नक्सली है और नक्सलवाद संगठन है वो अचानक से देश के अंदर से ही उठ खड़े होंगे। तो फिर उस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि बाहर से भी हमारे ऊपर हमला हो रहा है और अंदर से भी हमारे ऊपर खतरा आ रहा है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि इसे समय रहते ख़त्म किया जाए। फिर सरकार को दो चीज़ों पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। जो शांति प्रिय लोग हैं, वहाँ के जो आम आदिवासी है, जो वन बंधु है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित एरिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब वहाँ के वहाँ के जंगल, वहाँ के वृक्षों, वन्य जीव और वहाँ के आदिवासी बंधुओं के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ का विकास करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और वहाँ के आदिवासी लोगों को भी सुविधाएं मिले सरकारी स्कीम्स की। फिर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कंटिन्यूस एफर्ट करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें साथ मिल के कार्य करना चाहिए। और फिर जो केंद्र की सरकार है उसके पास सिक्योरिटी के ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स ज़्यादा है और तो वो एक सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करेगी राज्य की पुलिसों को। तो इस तरीके से दोनों कदम मिला के आगे चढ़ सकते हैं। फिर गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ये टेक्निकल सॉल्यूशंस पे जोर दे, जैसे कि
जिससे कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस के जो जवान यहाँ डिप्लॉयड रहते हैं, जो नक्सली गतिविधियों से लोगों को बचाते हैं, या फिर वो नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के लिए वे वहाँ मौजूद होते हैं। तो उन सभी की भी सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो समय के साथ नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।